हाय एवरीवन, वेलकम टू मिनी लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड कृष्णा एजुकेशन हब। आज हम लोग का टॉपिक है ध्वनि या वर्णों का उच्चारण स्थान। आज हिंदी का टॉपिक है ध्वनि या वर्णों का उच्चारण स्थान। इसे हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। जो वर्ण का उच्चारण स्थान, किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, आइए समझते हैं। देवनागरी लिपि का वैज्ञानिक आधार, ध्वनि का विन्यास, वर्णों का उच्चारण स्थान को विस्तार पूर्वक बोलते हैं। देवनागरी लिपि का वैज्ञानिक आधार है उच्चारण स्थान है। हर ध्वनि का एक निश्चित पता होता है। क्या है? हर ध्वनि का जो है एक निश्चित क्या है पता है, उच्चारण स्थान होता है। अपना हर एक वर्ण का एक अपना एक निश्चित खास उच्चारण स्थान होता है। देखिए, मुख के भीतर की यात्रा। क्या है? मुख के भीतर की यात्रा। देखिए, वायु फेफड़ों से चलकर होठों तक आती है। वायु जो है फेफड़ों से चलकर होठों तक आती है। जैसे जैसे हवा अलग अलग अंगों को छूती है, अलग अलग वर्ण बनते हैं। क्या कहा गया? जैसे जैसे हवा अलग अलग अंगों को छूती है, अलग अलग वर्ण बनते हैं। बोलने के समय हम लोग के मुख से जो हवा निकलती है, तो जिस प्रकार से हवा जिस अंग को अलग अलग अंगों को छूती हुई बाहर निकलती है, अलग अलग वर्ण का आवाज निकलता है, ध्वनि निकलती है। देखिए, यहाँ पे 5 तरह के जगह 5 स्थान को दर्शाया गया है। 1 नंबर पे है आपको कंठ, दूसरा नंबर पे है आपको तालु, तीसरा नंबर में है मूर्धा, फोर्थ नंबर पे है दंत, 5वां नंबर पे है ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इस 5 स्थान को छूते हुए हवा निकलती है और फिर अलग अलग ध्वनि का निर्माण होता है। या अलग अलग ध्वनि, जब हवा 5 स्थान को छूते हुए अलग अलग स्थान को छूते हुए जब हवा निकलती है, तो अलग अलग वर्ण का उच्चारण मुख से होता है। पहला है कंठ। कंठ ध्वनि का उद्गम स्थान कंठ के अनुसार हम लोग देखते हैं। जहां जीभ मुख के किसी भी हिस्से को नहीं छूती। क्या है? जहां जीभ मुख के किसी भी हिस्से को नहीं छूती, ध्वनि सीधे गले से निकलती है, वो उनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। जब ध्वनि सीधे गले से निकले तो उच्चारण स्थान उनका हो जाएगा कंठ। ध्वनि सीधे जब गले से निकले तो उनका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। जब जीभ किसी भी अंग को न छुए और ध्वनि जो है गले से निकले तो उच्चारण स्थान उनका हो जाएगा कंठ। आइए समझते हैं कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। अ, आ, अ, ह और क वर्ग। कौन कौन से वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं? तो क वर्ग का क, ख, ग, घ, र, और हो गया इधर अ, आ, अ और ह। इतने वर्ण जो है, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। आगे से समझते हैं हम लोग। आगे समझते हैं हम लोग तालु। उच्चारण स्थान तालु से देखते हैं, जो कौन कौन से वर्ण का उच्चारण तालु के माध्यम से होता है। जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर तालु को छूता है। जब जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर तालु को छूता है, तब जो ध्वनि निकलती है उनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। तालु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण है का उच्चारण स्थान है? तालु के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण का उच्चारण होता है वो समझते हैं हम लोग। हर्षई, दीर्घई, य और तालव्य स। चौवर्ग के अंतर्गत जो भी 5 वर्ण आते हैं, वो भी उनका भी उच्चारण स्थान तालु से होता है। जैसे चौवर्ग के अंतर्गत आ जाता है च, छ, ज, झ और य। कौन कौन से वर्ण तालु से उच्चारित होते हैं? तो चौवर्ग के 5 वर्ण और अलग से हर्षई, दीर्घई, य और तालव्य स। मूर्धा का उच्चारण स्थान अब हम लोग समझते हैं। मूर्धा को घुमावदार ध्वनि भी कहा जाता है। मूर्धा से जो ध्वनि उच्चारित होती है उसे घुमावदार ध्वनि भी कहा जाता है। जीभ मुड़कर मुख की छत को झटके से छूती है। मूर्धा से जो आवाज निकलती है उसमें जीभ क्या होता है? मुख की छत को झटके से छूती है। मूर्धा से कौन कौन से ध्वनि का उच्चारण होता है वो समझते हैं। री, र और मूर्धन्य स। और ट वर्ग के जितने भी 5 वर्ण हैं वो, जैसे ट, ठ, ड, ढ और न, ये वर्ण मूर्धा से उच्चारित होते हैं। अब दंतमूल यानी दांत जहां से स्टार्टिंग होती है, यानी मसूरे। दंतमूल का अर्थ होता है मसूरे। मसूरे का जब जीभ टच करती है उस समय जो ध्वनि निकलती है वो दंतमूल ध्वनि कहलाती है। जैसे देखिए, जहां जीभ दांतों की जड़ मसूरों का स्पर्श करती है, यानी जब जीभ जो है दांतों की जड़ या मसूरे को स्पर्श करती है, तब जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि का उच्चारण स्थान दंतमूल कहलाता है। दंतमूल से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? 2 वर्ण हैं, र और ल। र और ल का उच्चारण स्थान हो गया दंतमूल या मसूरे। आगे देखिए, दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण। देखिए, दंत से जहां जीभ की नोक ऊपरी दांतों को पिछले हिस्से को दबाती है, जिससे वायु प्रवाह रुकता है। क्या है? क्या है आपको? जहां जीभ
की नोक ऊपरी दांतों के पिछले हिस्से को दबाती है, जिससे वायु प्रवाह रुकता है। वायु प्रवाह रुकती है और जीभ जो है दांत के ऊपरी दांतों के पिछले हिस्से को दबाती है। इससे दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से वो समझते हैं। एक तो त वर्ग है और अलग से एक स है। त वर्ग और स। त वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, जैसे त, थ, द, ध और न। अलग से एक है दंत स। ये वर्ण जो है दांत के सहारे से उच्चारित होते हैं। ओष्ठ, छठा नंबर पे है ओष्ठ। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ड। जहां जीभ का काम खत्म होता है, ध्वनि केवल होठों के मिलने या गोलाकार होने से बनती है। क्या कहा गया है? जहां जीभ का काम खत्म होता है, ध्वनि केवल होठों के मिलने या गोलाकार होने से बनती है। यानी यहाँ जीभ का काम नहीं है, यहाँ सिर्फ ध्वनि जो निकलती है, ओठ जो है गोलाकार हो जाता है और फिर ध्वनि बाहर निकलती है। अब देखते हैं हम लोग ओष्ठ के माध्यम से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है। एक तो प वर्ग हो गया। प वर्ग के अंतर्गत हो गया प, फ, ब, भ और म। कौन कौन से? प वर्ग में 5 वर्ग प, फ, ब, भ और म। अलग से हो गया आपको हर्षऊ और दुर्गऊ। हर्षऊ और दुर्गऊ का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ के माध्यम से होता है। अब संयुक्त स्वर को हम लोग समझते हैं। संयुक्त स्वर में हो गया मिक्स्ड वावेल्स, 2 स्थानों के मेल से। जब 2 स्थानों के मेल से वर्ण का उच्चारण होगा तो वहां संयुक्त स्वर कहलाएगा। जब 2 स्थानों के मेल से जो वर्ण उच्चारित होगा वो वर्ण संयुक्त स्वर के अंतर्गत आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कंठ और तालु। कंठ और तालु के मेल से जो वर्ण का उच्चारण होगा वो कंठ तालु का उच्चारण स्थान कहलाएगा। वो आगे है ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ, जब जिस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों को मिला के होगा तो वहां पे हो जाएगा कंठोष्ठ। देखिए कंठ और तालु के मेल से कौन से वर्ण का उच्चारण होता है। कंठ और तालु से ए और ऐ। कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हो गए ए और ऐ। कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण ए और ऐ। उसी प्रकार कंठोष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हो गए ओ और औ। कंठोष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हो गए ओ और औ। अब देखिए यहाँ पे है संयुक्त स्वर के अंतर्गत हो गया दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण। देखिए विशेष वर्ण वो है। दांत और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण विशेष तौर पे कौन सा है? तो वो है। वह के उच्चारण स्थान में ऊपर के दांत और नीचे का ओठ मिलते हैं। वह के उच्चारण स्थान में ऊपर के दांत और नीचे के ओठ मिलते हैं। दंतोष्ठ के अंतर्गत मात्र एक वर्ण आता है जिनका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है, तो वह है वर्ण वह का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंतोष्ठ। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में, वन डे एग्जाम में उच्चारण स्थान से 1 या 2 नंबर का सवाल निश्चित तौर पे पूछा जाता है हिंदी में। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। एक बार में नहीं समझ रहे हैं तो उसको 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ग्रुप में शेयर करने का काम जरूर कीजिएगा। हम इसी प्रकार आप लोग के साथ नया टॉपिक लाते रहेंगे विभिन्न सब्जेक्ट का। आप लोग चैनल से बने रहिए और वीडियो को जरूर लाइक करने का काम कीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं नासिका के बारे में। नासिका, अनुनासिक ध्वनि किसे कहा जाता है? देखिए अनुनासिक ध्वनि क्या है? अनुनासिक ध्वनि इन वर्णों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होगा वे वर्ण अनुनासिक ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है वे वर्ण अनुनासिक ध्वनि के अंतर्गत है। वे उस वर्ण का उच्चारण स्थान अनुनासिक होता है। जैसे देखिए अनुनासिक ध्वनि के अंतर्गत कौन सा आता है? अंग। अंग जो है अनुनासिक ध्वनि है। अर, य, न, न, म। यानी कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो 5 वर्ण है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो पंचमाक्षर है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो पंचमाक्षर है वे वर्ण जो है उनका उच्चारण स्थान अनुनासिक ही होता है। संयुक्त वर्ण के अंतर्गत जो क वर्ग से लेके प वर्ग तक संयुक्त वर्ण होते हैं, स्पर्श वर्ण होते हैं क वर्ग से लेके प वर्ग तक, उनका पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान अनुनासिक ही होता है। जैसे एक तो अलग से हो गया अंग और क वर्ग का हो गया अर, च वर्ग का हो गया य, ट वर्ग का हो गया न, त वर्ग का हो गया न और प वर्ग का हो गया म। यानी पंचम वर्ण जो है अनुनासिक वर्ण है। सारांश देखिए, अब समरी के रूप में क्या है, इसको पूरा वीडियो का जो सारांश है यहाँ पे दिया गया है। देखिए कंठ से उच्चारित होते, यहाँ स्थान है, यहाँ वर्ण है और यहाँ भी वर्ण है। देखिए कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? अ, आ, अ और इधर क वर्ग। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण है हर्षई, दीर्घई और च वर्ग और अलग से है य और तालव स। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण देखिए री। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण री है और ट वर्ग है
और अलग से है र और मूर्धन्य स। दंत मूल से उच्चारित होने वाले वर्ण है र और ल। दंत मूल से उच्चारित होने वाले वर्ण र और ल। दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण है त वर्ग का है और ल और दंत स है। कौन कौन है? तो दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण त वर्ग और अलग से है ल और दंत स। उसी प्रकार ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हो गए, ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है हर्षौ, दीर्घौ और प वर्ग। कौन कौन? हर्षौ, दीर्घौ और प। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हर्षौ, दीर्घौ और प वर्ग। और नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण हो गए अंग और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो पंचमाक्षर स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो क वर्ग से प वर्ग है उनका पंचमाक्षर यानी पांचवा वर्ण हो गया, जिनका उच्चारण स्थान नासिका है। आइए आगे समझते हैं हम लोग। भाषा शरीर का विज्ञान है। भाषा क्या है? शरीर का विज्ञान है। भाषा क्या है? शरीर का विज्ञान है। भाषा जो है शरीर का विज्ञान है। जब हम उच्चारण स्थान को समझते हैं तो हमारी भाषा शुद्ध और प्रभावशाली बन जाती है। कि कितनी अच्छी बात लिखी गई है, देखिए ध्यान देने वाली बातें हैं। जब हम उच्चारण स्थान को समझते हैं तो हमारी भाषा शुद्ध और प्रभावशाली होती है। कभी भी भाषा शुद्ध तभी हो सकती है और प्रभावशाली तभी हो सकती है जब हम किन्हीं भी वर्णों का उच्चारण स्थान को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, अगर वो हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं तभी हमारी भाषा क्या होगी? शुद्ध होगी और प्रभावशाली होगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। इसी प्रकार आप लोग चैनल से बने रहिए और वीडियो को लाइक कर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए होंगे तो, और वीडियो को अपने ग्रुप में भेजने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को अगर ना समझे तो बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक था वर्णों का उच्चारण स्थान। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। आप लोग चैनल से बने रहिए। आगे नेक्स्ट डे हम लोग फिर से आगे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।